हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटोनियो ग्राम्शी के बारे में। एंटोनियो ग्राम्शी एक ऐसा स्कॉलर्स थे, ये एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से बिलोंग करने वाले स्कॉलर थे जिन्होंने पॉलिटिक्स के ऊपर काम किया था। साथ ही साथ एजुकेशन में किस तरीके का बदलाव की ज़रूरत है, ट्रेडिशनल एजुकेशन में क्या गलत है, इसको किस तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है, लोगों को किस तरीके का एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने फोकस किया था। तो आज के क्लास में एंटोनियो ग्राम्शी ने एजुकेशन के रिलेटेड जो भी चीज़ें बताई है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। एंटोनियो ग्राम्शी, आप इनका टाइमलाइन जरा देख लीजिएगा। इनका जन्म हुआ था 1891 में और इनका देहांत हुआ था 1937 में। ये एक इटालियन स्कॉलर थे। इनका जो पर्सपेक्टिव था वो था मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। अब मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले जो भी लोग हैं वो सोसाइटी को दो तरीके से देखते हैं, यानी कि सोसाइटी में दो तरीके के लोग रहते हैं इनके हिसाब से। एक है जिनके पास पैसा होता है, कैपिटलिस्ट होते हैं, और दूसरे है जो वर्कर सेक्शन के, यानी कि जिनके पास पैसा नहीं होता है। यहाँ पर मार्क्सिस्ट लोग इसी तरीके से सोचते हैं, जिनके पास जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जिनके पास पैसा है, वो बाकी निचले वर्ग के लेबर और वर्कर क्लास के लोगों को एक्सप्लॉयट करते हैं। इसी तरीके से हम एंटोनियो ग्राम्शी का जो भी थ्योरी है, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दो क्लासेस के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर एंटोनियो ग्राम्शी सिर्फ एक फिलोसोफर नहीं थे, वो एक जर्नलिस्ट थे, वो लिंग्विस्ट थे, वो राइटर थे, और साथ ही साथ वो एक पॉलिटिशियन भी थे। उन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर काम किया था। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल थ्योरी भी डेवलप किया था। सोशियोलॉजी में इनका योगदान था। इन्होंने एजुकेशन किस तरीके का होना चाहिए इसके ऊपर भी फोकस किया था। जब हम इनकी पॉलिटिकल करियर की बात करते हैं तो इन्होंने इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स थे, यानी कि इन्होंने ही पहली बार कुछ लोगों के साथ मिलकर इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी डेवलप किया था। ये कम्युनिस्ट पार्टी जो होता है ये मार्क्स के विचारधारा के साथ ही जुड़ा हुआ होता है, यानी कि इन लोगों को ही हम मार्क्सिस्ट कहते हैं। यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली बात है, ये इन्होंने इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी को एस्टैब्लिश किया था, उनके विचारधारा को बहुत ज्यादा वो फॉलो करते थे। अब जब इटाली में तख्ता पलट हुआ, यानी कि जो पॉलिटिकल पावर है, जब पॉलिटिकल पावर में बदलाव आया, जब फेसिस्ट गवर्नमेंट आया, यानी कि 1922 में इटली में फेसिस्ट गवर्नमेंट आया था, वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे बेनिटो मोसोलिनी। वो एक डिक्टेटर जैसे इंसान थे, यानी कि हर किसी को, सेक्शन के लोगों को वो दबा के रखना चाहते थे। वो जिस तरीके का बातें बताएंगे बाकी सारे लोगों को उसी तरीके से ही फॉलो करना चाहिए। एंटोनियो ग्राम्शी ने ये फेसिज्म और बेनिटो मुसोलिनी के खिलाफ जाकर बहुत सारे आवाजें उठाई थी। उन्होंने बहुत सारे बातें बताई थी, लोगों में उनकी बातें पहुंच रही थी। इस वजह से एंटोनियो ग्राम्शी को जेल में डाल दिया गया था। 1926 में उनको जेल में डाल दिया गया था अंटिल डेथ। उनका डेथ 1937 में हुआ था, तब तक उनको जेल में ही रखा गया था। इस वजह से उनका जो भी राइटिंग हम देखते हैं, जो भी लिखावट लिखते हैं, वो सारे जेल में रहकर ही लिखते हैं। जेल में उन्होंने बहुत सारे एसेस, पोएट्री, लिटरेचर, पॉलिटिक्स को लेकर, एजुकेशन को लेकर, ये सारे चीजों को लेकर उन्होंने जेल में ही लिखा था। इस वजह से उनका जो भी काम है, इनको हम प्रिजन की तरह ही देखते हैं, यानी कि उनके बुक के नाम में प्रिजन होते हैं। अब यहां पर एक चीज केयरफुल रहिएगा, उन्होंने जो भी लिखावटें लिखी थी, उन्होंने एक साथ एक बुक के तरह नहीं लिखा था। उन्होंने लिखी थी अलग अलग तरीके का एसे, अलग आर्टिकल्स। ये सारे चीजों को बाद में जाकर अलग अलग स्कॉलर्स ने इकट्ठा किया था, इकट्ठा करके बुक की तरह इसको प्रेजेंट किया था। यहां पर उनका दो इंपॉर्टेंट बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेटर्स फ्रॉम प्रिजन नोटबुक्स। ये जो बुक्स है ये सारे उनके डेथ के बाद ही पब्लिश हुई थी, और जो भी स्कॉलर्स थे वो इनके बुक के कॉन्सेप्ट को इकट्ठा करके एक बुक में प्रेजेंट कर रहे थे। इस वजह से उनके बुक के नाम में आपको प्रिजन दिखेगा, यानी कि उन्होंने प्रिजन में रहकर ही ये सारे बुक्स लिखी थी। अब आते हैं हम एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में। जब 1922 में
इटली में फेसिस्ट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड हुआ था, उन्होंने इमीडिएटली आते ही स्कूल सिस्टम को बदलने की कोशिश की थी। उन्होंने स्कूल सिस्टम को रिफ्रेम किया था। 1923 में जाकर वो लोग स्कूल सिस्टम को रिफ्रेम करते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एक डिकोटोमी के ऊपर, डाइकोटोमी, यानी कि दो ऐसे तरीके का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा जो एक के साथ दूसरा ऑपोजिट होता है, यानी कि दो अलग तरीके का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा अलग अलग लोगों की। हमने पहले ही बताया है कि सोसाइटी में दो तरीके के लोगों के बारे में बात करते हैं मार्क्सिस्ट, जिनके पास पैसा है और जिनके पास पैसा नहीं है। यहां पर जो फेसिस्ट गवर्नमेंट आया था, उन्होंने स्कूल सिस्टम को बदला था, वहां पर दो तरीके का एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की थी। एक ऐसा एजुकेशन जो आपको प्रिपरेशन फॉर वर्क करेगा, यानी कि काम करने के लिए आपको चीजें सिखाएगा। यहां पर आपको वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा, यहां पर कुछ टेक्निक सिखाया जाएगा ताकि आप जाकर डेली काम कर सको। यहां पर जो भी काम की जरूरत होती है वो आपके नीड्स को फुलफिल करेगा। और दूसरे तरीके का एजुकेशन जो प्रोवाइड किया जाएगा वो होगा प्रिपरेशन फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल लीडरशिप, यानी कि यहां पर आपके कल्चर के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, आपको साइंटिफिक नॉलेज दिया जाएगा और यहां पर आपके अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप स्किल को एस्टैब्लिश किया जाएगा। यहां पर ये जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ये प्रोवाइड किया जाएगा कैपिटलिस्ट लोगों को, यानी कि जिनके पास पैसा है वो लोग इस तरीके का एजुकेशन को एक्सेस करेंगे और जो प्रिपरेशन फॉर वर्क है वो लेबर क्लास के लोग उस तरीके का एजुकेशन को एक्सेस कर पाएंगे। ये दो तरीके का अलग अलग तरीके का एजुकेशन के बारे में फेसिस्ट गवर्नमेंट बात करता है इटली में। अब ये जो चीजें हैं ये हम लोगों को भी पता है कि ये गलत है, इसके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई थी, लेकिन गवर्नमेंट जो था वो डिक्टेटर गवर्नमेंट होने के वजह से वहां पर लोग इतना ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे थे। यहां पर ग्रामशी जो है उन्होंने इसके ऊपर भी लिखा था कि ये जो सिस्टम है ये बहुत गलत है, इसके ऊपर उन्होंने लिखा था। और ये जो डुअलिज्म है, अलग अलग लोगों को अलग तरीके का एजुकेशन प्रोवाइड करना, इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी और लिखी भी थी। वो इस डाइकोटोमी को अपोज करते हुए उन्होंने कहा था कि ये जो सोशल इनइक्वालिटी को परपेचुएट करना और रूलिंग क्लास जो है इनको आगे बढ़ाना, इनको ज्यादा प्रायोरिटाइज करना, ये सारी चीजें सोसाइटी के लिए गलत है। यहां पर डिफरेंट सोशल ग्रुप को अलग अलग एजुकेशन प्रोवाइड करना गलत है। यहां पर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया था, हेजेमोनी। हेजेमोनी का मतलब होता है कि उनके लोग अपने कॉन्सेंट से खुद को ऑप्रेस करने का परमिशन दे देना, यानी कि लोगों को पता नहीं होता है कि उनको ऑप्रेस किया जा रहा है, वो अपने कॉन्सेंट दे देते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि जो भी गवर्नमेंट कर रहा है वो सही ही कर रहा है, लेकिन ये असल में गलत होता है, ओरिजिनल ये गलत होता है। इसको कहा जाता है हेजेमोनी। हेजेमोनी के द्वारा जो रूलिंग क्लास है वो अपने चीजों को एस्टैब्लिश करता है और जो भी निचले वर्ग के क्लास है उनके ऊपर सोशल इनइक्वालिटी को रीइंफोर्स किया जाता है, यानी कि बाध्यता मूलक उनके ऊपर चीजें दे दी जाती है कि उनको उसी तरीके से फॉलो करना होगा। इसी तरीके से हम देखते हैं कि इटली में इस तरीके का गवर्नमेंट आता है जो दो अलग तरीके के लोगों को, अलग डिफरेंट सोशल ग्रुप को डिफरेंट तरीके का एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करती है। अब इसी के रिगार्डिंग एंटोनियो ग्राम्शी ने प्रोफेशनल कल्चर के बारे में बात की थी। ये जो प्रोफेशनल कल्चर कॉन्सेप्ट है इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया था एंटोनियो ग्राम्शी ने। प्रोफेशनल कल्चर एक ऐसा कल्चर जहां पर टेक्निकल और वोकेशनल प्रिपरेशन कराया जाएगा। यहां पर जो भी लोग हैं उनको इस तरीके का एजुकेशन दिया जाएगा ताकि वो लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लीड कर सके और साथ ही साथ जो सोसाइटी है उसके डेवलपमेंट के लिए भी वो लोग काम कर सके, यानी कि सभी लोगों को सेम तरीके का यहां पर एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। यहां पर एक ऐसा प्रोफेशनल कल्चर की डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है जहां पर हर इंसान को सेम तरीके का टेक्निकल और वोकेशनल प्रिपरेशन दिया जाएगा ताकि वो लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को कंट्रोल कर सके और सोसाइटी में जो भी डेवलपमेंटल चीजें हो रही है उनको भी कंट्रोल कर सके।
यहाँ पर हर इंसान को सेम तरीके का एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की गई है। इसी प्रोफेशनल कल्चर के बारे में बात करते हैं एंटोनियो ग्राम्शी। अब एंटोनियो ग्राम्शी एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। उनके हिसाब से ये जो एजुकेशन है, एजुकेशन इंडिविजुअल्स को सिर्फ मैनुअल लेबर क्यों बनाएगा। यहाँ पर एजुकेशन के द्वारा लोगों के बीच में इंटेलेक्चुअल और लीडरशिप रोल को जनरेट करना चाहिए, साथ ही साथ प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करना चाहिए, यानी कि वो डे टू डे लाइफ में किस तरीके से रहेंगे, उनको वो प्रैक्टिकली किस तरीके से वो एजुकेशन को यूज कर सकेंगे, ये सारे चीजों के ऊपर फोकस करने की बात की जाती है। ओवरऑल ये सारे चीजों को मिलाकर उन्होंने जो कल्चर तैयार होगा एजुकेशन सिस्टम में, उसको उन्होंने कहा था प्रोफेशनल कल्चर। यहां पर एंटोनियो ग्राम्शी ने फिर फोकस किया था रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर, यानी कि जो भी इंटेलेक्चुअल्स, जो भी ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जिनको हम ज्ञानी मानते हैं, उनका रोल हमारी सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के लोगों के डेवलपमेंट के लिए इंटेलेक्चुअल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्राम्शी के राइटिंग्स में हम देखते हैं कि ये रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स इन सोसाइटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। यहाँ पर उनका एक फ्रेज है, ये फ्रेज जरूर याद रखिएगा और एग्जाम में इसको कोट जरूर कीजिएगा। उन्होंने कहा था, ईच पर्सन इज एन इंटेलेक्चुअल बट नॉट ऑल द पीपल परफॉर्म द रोल ऑफ एन इंटेलेक्चुअल इन सोसाइटी। यानी कि जो भी लोग हैं हमारे सोसाइटी में, जो भी लोग हैं, हर कोई इंटेलेक्चुअल है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ ज्ञान है, लेकिन हर इंसान हमारी सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल का रोल प्ले नहीं कर सकता है। यहां पर आप लोग देखोगे जो लेबर जो डेली बेसिस काम करता है, उसके पास भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होगा, वो भी अपने फील्ड में इंटेलेक्चुअल होगा, लेकिन हर इंसान के पास अपना कैपेसिटी होने के बावजूद भी वो सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल का रोल नहीं प्ले कर सकता है। यहाँ पर गिने चुने कुछ लोग होते हैं जो सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल का रोल प्ले करते हैं। जैसे हम देखते हैं डॉक्टर्स, यहाँ पर हमारे प्रोफेसर्स, टीचर्स, ये सारे जो लोग हैं, इनको हम नॉर्मली इंटेलेक्चुअल कहते हैं, क्योंकि इनके पास डिग्री है, साथ ही साथ इनको सोसाइटी किस तरीके से काम कर रहा है, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाना, ये सारी चीजें वो लोग कर सकते हैं। इस वजह से वो लोग हमारी सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल हैं। एंटोनियो ग्राम्शी ने दो तरीके का इंटेलेक्चुअल में डिफरेंशिएट उन्होंने किया था, यानी कि दो तरीके का इंटेलेक्चुअल्स के बारे में उन्होंने बात की थी। एक है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, दूसरा है ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स वो सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स है, यानी कि जिनके पास पैसा है, मैनेजरियल और टेक्निकल स्किल्स है, इनको कहा गया है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। अब ये जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स है, इनके पास पैसा है, ये लोग अपनी मर्जी से लोगों के ऊपर चीजें इंपोज कर सकते हैं, वो हेजेमोनी के द्वारा लोगों के ऊपर चीजें इंपोज कर सकते हैं। इस तरीके का इंटेलेक्चुअल को कहा जाता है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। और दूसरे तरीके का जो इंटेलेक्चुअल है वो है हमारा रियल इंटेलेक्चुअल्स, जिसको ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल कहा जाता है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्कॉलर्स, साइंटिस्ट, थ्योरिस्ट, एजुकेशनिस्ट, ये सारे लोग जो है, इनको हम हिस्ट्री से ही मानते आ रहे हैं कि ये हमारी सोसाइटी के लिए इंटेलेक्चुअल्स है। इस तरीके के इंटेलेक्चुअल्स को कहा जाता है ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स। इनके पास पैसा नहीं होता है, ये लोग पूरी की पूरी मासेस को एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये सोसाइटी के जो लोग हैं, इनको समझाने के लिए, सोसाइटी के बारे में इन तक बातें पहुंचाने के लिए, ये सारे जो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में हमें ये ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स देखने को मिलेंगे, जो हमारी सोसाइटी के अलग अलग सोशल ग्रुप को वो लोग डोमिनेट करते हैं। अब देखते हैं एजुकेशन एंड हेजेमोनी के बारे में। अब हेजेमोनी वर्ड के बारे में हमने अभी तक जाना है। यहां पर हेजेमोनी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं एंटोनियो ग्राम्शी। इन्होंने खासकर कल्चरल हेजेमोनी के ऊपर फोकस किया था। इन्होंने देखा था कि जो भी लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, रूलिंग क्लास के वाले लोग हैं, वो लोग अपना
चीजें वो लोग जिस तरीके का चीजें चाहते हैं वो वर्किंग क्लास के ऊपर वो इस तरीके का चीजें इंपोज कर देते हैं और जो भी निचले वर्ग के लोग हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरीके से वो लोग कॉन्सेंट ले लेते हैं निचले वर्ग का लोगों का, जिस वजह से उनके खिलाफ लोग नहीं जाते हैं। इस तरीके का चीजों को हेजेमोनी कहा जाता है। अब ग्रामशी ने देखा है कि एजुकेशन और हेजेमोनी में बहुत ज्यादा चीजें सिमिलर है। यहां पर एजुकेशन के द्वारा हेजेमोनी को एस्टैब्लिश किया जाता है। यहां पर जो एजुकेशन सिस्टम है इसके द्वारा ही हेजेमोनी को एस्टैब्लिश भी किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर हमें हेजेमोनी को खत्म भी करना है तो एजुकेशन के सहारे के द्वारा ही हमें चीजों को खत्म करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में खासकर आप लोग देखोगे कि एजुकेशन सिस्टम को अलग अलग प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, फिर कॉलेज, ये इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हमें लगता है कि ये सारे सही है, हमें स्कूल में जो भी पढ़ाया जा रहा है वो हमारे लिए सही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट हमें बताती है, गवर्नमेंट अलग अलग एजेंडास बनाती है, हम तक बातें पहुंचाती है कि ये सारे चीजें सही है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो आपने जो भी क्लास 9-10 में पढ़ा है, साइंस और मैथ पढ़ा है, वो आप प्रैक्टिकली किस जगह पर इंप्लीमेंट कर पा रहे हो? ये आप प्रैक्टिकली किसी जगह पर इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन ये सारी चीजें सही है ये हम मान ले रहे हैं, क्योंकि ये हमें इसी तरीके से सिखाया जाता है। ये जो ऊपर रूलिंग क्लास के लोग हैं हमारे ऊपर इसी तरीके से चीजों को इंपोज करते हैं। हम बुक में क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, कौन सा चीज सही है, कौन सा चीज गलत है, ये सारे चीजें हमें बताते हैं वो रूलिंग क्लास के लोग ही, जो इस एजुकेशन को कंट्रोल करते हैं। अब इसी एजुकेशन के ऊपर काम किया था एंटोनियो ग्रामशी ने। उन्होंने देखा था कि ये जो एजुकेशन है ये हमारे हेजेमोनी के खिलाफ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ये एजुकेशन सिस्टम। यहां पर उन्होंने देखा है कि एजुकेशन सिस्टम के द्वारा जो रूलिंग क्लास के आइडियोलॉजीज है वो लोगों तक पहुंचाई जाती है। ये सही है कि गलत है ये हमारे जज करने का हक हमारा नहीं होता है। वो लोग जिस तरीके का चीजों को सही बताते हैं वो ही हम मान लेते हैं कि यही सही है। अब उन्होंने कहा है कि जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम को एक बैलेंस बनाना जरूरी है। मैनुअल वर्क और इंटेलेक्चुअल वर्क के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना जरूरी है एजुकेशन सिस्टम के द्वारा। यहां पर बहुत सारे स्पेशलाइज्ड एजुकेशन प्रोवाइड करने की जरूरत है जिसके द्वारा प्रोडक्टिव वर्क किया जा सकेगा। उन्होंने जिस अप्रोच की बात की है उस अप्रोच के द्वारा क्रिटिकल थिंकिंग और पर्सनल इंडिपेंडेंस के ऊपर फोकस किया जाता है। साथ ही साथ ये जो कॉन्स्ट्रेन ऑफ कॉन्फॉर्मिटी है और हेजेमोनिक कंट्रोल है, इन सारे बाउंड्री से बाहर निकलने के लिए एजुकेशन हमें मदद कर सकता है। इस वजह से एजुकेशन को उसी तरीके से प्रोवाइड करना चाहिए ताकि लोगों के कंट्रोल में ना रहे और उनका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको वो डेवलप कर सके। अब यहां पर प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन के बारे में ग्रामशी क्या बताते हैं। ग्रामशी के हिसाब से स्कूल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो हमारे सोसाइटी के लिए बेहतर हो। यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज वो लोग प्रोवाइड करें। यहाँ पर जो भी लोगों का कैरियर चॉइस है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए ताकि यहाँ पर ओवरऑल प्रैक्टिकली जो भी चीजें हैं उसको लोग एड्रेस कर पाए, उनके बीच में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, लीडरशिप स्किल डेवलप हो। उन्होंने इसी सारी चीजों के ऊपर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया था। उन्होंने बोला था कि हमें डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें हैं उसको डेवलप करने के लिए, उसको समझने के लिए हमें एजुकेशन चाहिए। यहां पर वो एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। लर्निंग प्रोसेस में लोग पैसिव रिसिपिएंट नहीं होने चाहिए। यहां पर जो भी स्टूडेंट्स यहां पर लर्निंग प्रोसेस में एंगेज्ड होंगे उनको एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत है, एक्टिव नॉलेज की जरूरत है। साथ ही साथ अपने डे टू डे लाइफ में इस एजुकेशन को यूज कर पाए इस तरीके का एक अप्रोच होना चाहिए। उनका जो एजुकेशन को लेकर अप्रोच है, इस अप्रोच को कहा जाता है पार्टिसिपेटरी अप्रोच, यानी कि लोग पार्टिसिपेट करके चीजों को समझेंगे। यहां पर वो लोग क्रिटिकली अपने अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और एक स्टूडेंट जो होगा उसका एक बेहतर प्रैक्टिकल सेंस भी डेवलप होगा। यहां पर अगर हम ये सारे कॉन्सेप्ट जो भी हमने पढ़ी है इसको अगर समराइज करें तो हम देख सकते हैं कि
एंटोनियो ग्रामशी ने हेजेमोनी के ऊपर काम किया था। रूलिंग क्लास का जो हेजेमोनी है इसको खत्म करने के लिए उन्होंने एजुकेशन का सहारा लेने की बात की है। एजुकेशन वहां पर उन्होंने दो तरीके का इंटेलेक्चुअल्स की बात की है और यहां पर उन्होंने इंटेलेक्चुअल्स के बारे में यह कहा है कि इंटेलेक्चुअल्स को हमारी सोसाइटी के बेहतरी के लिए काम करना चाहिए और जो स्टूडेंट्स है उनको प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो अपने डे टू डे लाइफ में इसको यूज कर पाए। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है एजुकेशन को लेकर एंटोनियो ग्रामशी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग थोड़ा नोट्स यहाँ पर जो भी दिए गए हैं ये देख लीजिएगा, आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज का ये जो सेशन है यहाँ पर ही खत्म करता हूं। अगर क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।